Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In the last lecture we were discussing about ट्रांजिस्टर्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो हम लोग ट्रांजिस्टर के अभिविन्यासों के बारे में बात कर रहे थे जो लास्ट लेक्चर था उसमें, और ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास को भी मैं थोड़ा सा एक रिकेप कर देता हूँ कि लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था। वो ये था कि हमारे पास में जो ट्रांजिस्टर होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। बेस होता है, आधार होता है, उत्सर्जक होता है जिसको बोलते हैं एमीटर, एक होता है कलेक्टर पार्ट जिसको संग्राहक बोलते हैं। इन तीनों पार्ट में से किस पार्ट को कॉमन रखना है उसके बेस पे हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था इसको, अभिविन्यास को, कॉन्फ़िगरेशन को। अगर हम लोग बेस को भी कॉमन कर सकते हैं, एमीटर को भी कॉमन कर सकते हैं और कलेक्टर को भी कॉमन कर सकते हैं। इसके बेस पे 3 कॉन्फ़िगरेशन हो गए थे, 3 अभिविन्यास होते हैं। इसमें हमने पहला डिस्कस करना स्टार्ट किया था और वो था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। और उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में हमने उभयनिष्ठ किसको किया? आधार को। कॉमन किसको किया? बेस को किया। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेस कॉमन हो गया। इसके बाद में हमने वो जो सर्किट बनाया और सर्किट में देखा कि इनपुट करंट कौन है, आउटपुट करंट कौन है, निवेशी वोल्ट था, निवेशी धारा, निर्गत वोल्ट था, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने 2 कर्व बनाए, एक तो इनपुट का कर्व है निवेश वाला वक्र, एक आउटपुट का कर्व है और निर्गम का वक्र है ना। तो जब निवेश वाला वक्र बनाया था, इनपुट का बनाया था, तो इनपुट वाले में क्या किया था? निवेशी धारा और निवेशी वोल्ट था। ये होता था निवेशी धारा और निवेशी वोल्ट था। इनके बीच में वक्र बनाया, कर्व बनाया, तो ये इस तरीके से कर्व मिले थे अपने को, इस तरीके से। और जब ये कर्व बनाते हैं तो हमने एक चीज़ ध्यान रखी थी कि अपने को आउटपुट जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखना है। और आउटपुट वोल्टेज इस कंडीशन में कौन होता था? VCB, कॉमन बेस में, उभयनिष्ठ आधार में VCB कांस्टेंट था। तो ये VCB यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। ये VCB के डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं। आप चाहे तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, VCB को कोई फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। ये मैं रिकेप करवा रहा हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। ये हो गया था। फिर हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए थे, निर्गम अभिलाक्षणिक, और उसमें जो वक्र जो कर्व बनाए थे उसमें हमने बनाए थे ये 3 कर्व। आउटपुट करंट था। ये आउटपुट करंट क्या होता है? IC यहाँ पे इस सिचुएशन में, और आउटपुट वोल्टेज VCB, इन दोनों के बीच में कर्व बनाया था। और जो कर्व बनता है उस टाइम पे हमारे को निवेशी धारा को, इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हुए बनाना होता है। और ये कर्व कुछ इस तरीके से मिलते हैं। और इनपुट करंट कौन है इस सिचुएशन में? IE, तो IE कांस्टेंट रहेगा। और इस तरीके से हमारे को ऐसे कर्व मिलते हैं। तो ये IE के ये डिफरेंट, ये IE यहाँ पे 0 था, फिर IE का कुछ और वैल्यू था, जैसे IE1 ले लो, IE2 ले लो। आई थिंक किसी स्टूडेंट ने मेरे को बताया था कि सर आपने यहाँ पे बाई मिस्टेक IB लिख दिया है ना, तो आप इसको चेंज कर लेना, IE आएगा यहाँ पे। क्योंकि इस सिचुएशन में इनपुट करंट कौन था? हमने पहले इनपुट लिखे थे ना, इनपुट और आउटपुट क्या क्या है। तो इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हैं, इनपुट करंट IE होता है इसमें, तो यहाँ पे IE लिख लेना। तो जो लास्ट वाला जो कर्व बनाया उसमें शायद मैंने IB लिख दिया है, तो उसमें आप IE लिख लेना, है ना, वो बाई मिस्टेक है। ये हो गया था। फिर इसमें हमने इस स्टडी के लिए हमने बोला था कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर एक लाइन बनाई थी, मैंने बोला था कि मान लो VCB का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 है। VCB = 0 है, इस जगह पे है ये 0, मतलब ओरिजिन एक तरीके से यहाँ पे है। तो इससे एक तो ये पार्ट हो गया इधर वाला, इससे एक ये वाला पार्ट है, ये कौन सा? ये वाला पार्ट, ये IE के नीचे और VCB से ये वाला, और एक ये बीच वाला पार्ट है। 3 पार्ट हो गए थे। इसको स्टडी पर्पज से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये वाला जो पार्ट है इसको तो बोलते थे हम लोग कट ऑफ, अंतक क्षेत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? अंतक क्षेत्र। ये वाला जो बीच वाला था वो क्या था? एक्टिव, सक्रिय क्षेत्र है। ये सक्रिय, क्या है? सक्रिय है ये है। और ये वाला जो रीजन है ये कौन सा? सेचुरेशन है, सेचुरेशन ये था, संतृप्त बोलते हैं इसको। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, सबकी डेफिनेशन भी कर ली थी। लास्ट में अंतक क्षेत्र के बारे में बात की होगी हमने। और अंतक में, हाँ, अंतक में एक सुनो, तो आपने जो लास्ट लेक्चर लिखा था उसमें जो डायग्राम है यहाँ पे IB लिखा है उसको IE कर लेना एक तो, है ना। और एक आपने अंतक क्षेत्र की कट ऑफ रीजियन की जहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, तो डेफिनेशन में आपने ऐसा लिखा होगा IB = 0 और इसके बीच का क्षेत्र,
तो उस आई बी की जगह भी आई ई कर लो, उस डेफिनेशन में भी जहाँ पे आई बी इक्वल टू 0 लिखा है वहाँ पे आई बी की जगह आई ई कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो आई ई है ना एक्चुअल में। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे फॉरवर्ड करते हैं ना। हाँ, चलो आगे की बातें करते हैं हम लोग। देखो अभी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें और कर लेता हूँ मैं, एक दो बातें और करूँगा, फिर ये गेम खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक और बात है, और वो ये है कि जो है क्या बोलते हैं उसको, धारा लाभ, करंट गेन बोलते हैं इसको, धारा लाभ। अभी वही टॉपिक चल रहा है, करंट गेन, मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये सेम जो टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ ये कॉमन एमीटर में भी करूँगा और कॉमन कलेक्टर में भी करूँगा, उनमें भी यही सेम टॉपिक डिस्कस होंगे, लेकिन फर्स्ट हम लोग एक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो धारा लाभ के बारे में बात करते हैं। धारा लाभ, करंट गेन। तो देखो करंट गेन क्या है, करंट गेन का पहले डेफिनेशन लिख लो। करंट गेन का डेफिनेशन लिख लो, निर्गत धारा तथा निवेशी धारा का अनुपात, निर्गत धारा तथा निवेशी धारा का अनुपात धारा लाभ कहलाता है, धारा लाभ कहलाता है। द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट अपॉन द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट, the ratio of output current and input current is known as current gain, is known as current gain। ठीक है, अब देखो बात को समझना, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर करंट गेन की बात करूं, करंट गेन धारा लाभ, इस सिचुएशन में यहां पर मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन को अल्फा से लिखा जाता है। अल्फा कॉमन जो एमीटर वाला पार्ट आएगा उसमें बीटा से लिखेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में गामा से लिखेंगे, यहां पे अल्फा से लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या आएगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ये है क्या, निर्गम धारा, ये निर्गत धारा अपॉन निवेशी धारा। हिंदी वाले हिंदी मीडियम में लिख ले और इंग्लिश वाले इंग्लिश के वर्ड्स लिख ले। ठीक है, जिसको दोनों में लिखना है वो अपने हिसाब से दोनों में भी लिख सकता है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आउटपुट करंट क्या होता है, मैंने सबसे पहले आउटपुट इनपुट ही लिखवाए थे, तो आउटपुट करंट क्या है यहाँ पे, आई सी था ना, और इनपुट क्या था, इनपुट था आई ई, ये हो गया। ठीक है, अगर हाँ आप लोग जो सिग्नल दे रहे हैं वो डीसी टाइप का सिग्नल है, कांस्टेंट सिग्नल है, डीसी टाइप का संकेत अगर इनपुट पे दे रहे हो तो आपका जो ये गेन आएगा वो डीसी गेन होगा। ठीक है ना, तो ये इसको आप ऐसे बोल सकते हो, दिष्ट धारा लाभ। अगर दिष्ट धारा लाभ की बात करो आप, दिष्ट धारा लाभ डीसी गेन की, मतलब डीसी गेन, डायरेक्ट करंट गेन, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन डीसी की जगह अगर आप एसी लोगे तो एसी में आईसी और आईई के वैल्यू फिक्स तो होंगे नहीं, करंट है भैया, तो करंट है, एसी है तो फ्लक्चुएट होता रहेगा, और फ्लक्चुएट होता रहेगा तो फिक्स वैल्यूज नहीं आएंगे, और फिक्स वैल्यूज नहीं आएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, उनके एवरेज वैल्यूज काम में लेते हैं। या आप इस तरीके से लिख सकते हो उसको, एसी को ऐसे लिख सकते हो, एसी गेन की बात करें तो इनको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, इस वे में लिखते हैं। ठीक है ना, ये होता है क्या, एसी करंट गेन है, दिस इज एसी करंट गेन, एसी गेन। ये क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा लाभ, प्रत्यावर्ती धारा लाभ। ठीक है, ठीक है। जनरली हम लोग डीसी के बारे में बात करेंगे, एसी के बारे में आपके सिलेबस में इतना पार्ट है नहीं, आईआईटी जेईई के सिलेबस में एसी
और डीसी के बारे में उसमें डिस्कशन होता है पूरा। यहाँ पे आपके सिलेबस में इतना नहीं है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। जनरली तो हम इसको अल्फा ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि हम डीसी की बात करेंगे तो अल्फा ही लिख देंगे, अल्फा डीसी या एसी भी नहीं लिखेंगे आगे जब चल के यूज होगा। ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया धारा लाभ करंट गेन का। अब इसी में एक टॉपिक और है, अभी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन उबेनिस्ट आधार अभिविन्यास। जिसने कॉपी नहीं किया है यहाँ पे पॉज करके छाप ले, ठीक है ना। देखो मैं बार बार आपको ये बोलूँ कि यहाँ पे पॉज करके छाप लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे छाप लो, तो ये मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है। तो आप एक काम क्या करो, जैसे मैं साइड में हूँ आपको मौका मिले वहीं पे कॉपी कर लिया करो पॉज करके, ठीक है। तो ये हो गया, जिसने कॉपी करना है कॉपी कर लेना। और अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर है, मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में चल रहा है, एक छोटा सा है और ये है क्या, लीकेज करंट बोलते हैं इसको। और लीकेज करंट को हिंदी में बोलते हैं क्षरण धारा। क्या बोलते हैं? क्षरण धारा, क्षरण धारा, लीकेज करंट। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो क्या होता है ये, फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। पहले एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। हमने लीकेज करंट के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको सिग्नल दिया था कि आईसी का जो वैल्यू होता है, आईसी क्या होता है? संग्राहक धारा होती है ना, कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट में दो चीज़ होती है, एक तो आईसी मेजोरिटी पार्ट की वजह से होता है, मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से होता है आईसी। एक अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से भी होता है, एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से भी होता है। तो जो माइनॉरिटी वाला चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है उसको हम लोग आईसीओ बोलते हैं। और ये जो आईसीओ वाला पार्ट है, एक्चुअल में दिस पार्ट इज नोन एज लीकेज करंट। क्षरण धारा बोलते हैं इस आईसीओ वाले पार्ट को। मतलब जो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से जो करंट होता है दैट इज नोन एज लीकेज करंट और क्षरण धारा। क्लियर? मैं इसको अलग वे में रिप्रेजेंट करेंगे, अभी इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कई बार इस पर छोटा क्वेश्चन आता है तो इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा छोटे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लेना। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बनता अगर बनता तो, ठीक है, लीकेज करंट का अगर बनता तो, ठीक है। तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लो, ये मत लिखना, डेफिनेशन लिखना डायरेक्ट। तो डेफिनेशन लिखो आप। निवेशी धारा शून्य होने की स्थिति में, निवेशी धारा शून्य होने की स्थिति में, निवेशी धारा शून्य होने की स्थिति में, निवेशी धारा शून्य होने की स्थिति में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, निवेशी धारा शून्य होने की स्थिति में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होने वाली निर्गत धारा को, प्रवाहित होने वाली निर्गत धारा को, प्रवाहित होने वाली निर्गत धारा को क्षरण धारा कहते हैं। प्रवाहित होने वाली निर्गत धारा को क्षरण धारा कहते हैं। इंग्लिश में लिख लो, द करंट विच फ्लोज, द करंट विच फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, द करंट विच फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, द करंट which flows due to minority charge carriers in the absence of input current, in the absence of input current is known as leakage current, is known as leakage current। देखो क्या है, अभी मैंने जो कहानी बोली वो डेफिनेशन बोला, उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग ये है कि जैसे सपोज आपके पास में कोई या तो पीएनपी या एनपीएन टाइप का सर्किट है, तो पीएनपी या एनपीएन टाइप का जो भी वॉट एवर सर्किट यू मेक, देखो जैसे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना,
ठीक है, मान लो ये पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर है और इसमें कॉमन बेस रखना है अपने को। ये बेस पार्ट है, ये एमीटर पार्ट है, ये बेस पार्ट है, ये कलेक्टर पार्ट है, इसको कॉमन रखना है। तो पहली चीज़ तो हम लोग क्या करते थे, इसको एक्टिव रीजन में बनाने के लिए इसको तो फॉरवर्ड बाइस में, इसको रिवर्स बाइस में, तो इसको फॉरवर्ड बाइस में लगाने को पी से कनेक्ट करते थे, पॉजिटिव से, ये इधर से नेगेटिव, ये ऐसा, ठीक है। और इसको रिवर्स बाइस में, तो ये रिवर्स बाइस में कैसे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, ये नेगेटिव से, ऐसा, ये कॉमन बेस बन गया ये। अब देखो हम बोलते थे कि यहाँ पर पी टाइप का है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा है, ये होता है होल, मतलब होल ज़्यादा है। इधर भी पी टाइप का तो होल ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन कम होंगे। जैसे मैंने 2-3 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ। यहाँ पर एन टाइप का है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और होल कम होंगे, जैसे 1-2 होल भी बना देता हूँ मैं, करेक्ट है। अब सुनना, ये जो आईसी करंट है, आईसी करंट को जब मैंने डिस्कस किया तो मैंने आपको ये बताया था कि आईसी करंट 2 चीज़ों की वजह से होता है, एक तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। मतलब एक तो बहुसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से, एक अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से। ये तो बहुसंख्यक आवेश वाहक है। जब ये बैटरी कनेक्टेड होता है तब बहुसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से फ्लो होता है और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से भी फ्लो हो रहा होता है। मतलब जैसे इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से होल, तो ये होल इधर इसको क्रॉस करके इधर जाते हैं, तो उनकी वजह से तो फ्लो होता ही है आईसी। मेजॉरिटी वाला पार्ट तो इनकी वजह से आएगा, और माइनॉरिटी वाला है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस नेगेटिव से रिपेल होकर प्रतिकर्षित होकर इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी इसको क्रॉस करेंगे, तो इस जंक्शन को जब क्रॉस करते हैं तो आईसी चार्ज प्रोड्यूस होता है ना। और ये वाले होल है ना, ये वाले होल भी इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इधर जाते हैं, ये इधर जाएंगे, तो ये होल की वजह से भी इधर करंट फ्लो होगा। तो ये होल यहाँ पर माइनॉरिटी है, देखो यहाँ पर एन टाइप में होल क्या है, माइनर चार्ज कैरियर से अल्पसंख्यक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक है, तो ये अल्पसंख्यकों की वजह से तो ये करंट आता है, और ये बहुसंख्यक है, ये मेजॉरिटी है, तो इस मेजॉरिटी की वजह से ये वाला पार्ट आता है। बट अभी जो सिचुएशन की बात कर रहा हूँ उसमें ये बोल रहे हैं हम लोग कि हम लोग इनपुट करंट, ये वाला करंट हम लोग दे ही नहीं रहे, मतलब ये जो करंट है ये दे ही नहीं रहे। ये करंट नहीं देने का मतलब है कि ये बैटरी हटा दिया मैं, मतलब कि इसको मैं ओपन रख रहा हूँ अभी, इसको ये लो, मतलब ये वाला पार्ट जो है मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ये इधर वाला पार्ट मैंने ओपन कर दिया। ये ICO में O है ना, वो ओपन को ही बताता है। मतलब IC कब, जब ओपन हो, कौन, इनपुट वाला पार्ट चमका। तो ये जब इनपुट वाला पार्ट ओपन होगा तो ये जो मेजॉरिटी वाले चार्ज कैरियर है, पहले तो इधर बैटरी की वजह से इधर धक्का लगता था, पुश करते थे तो ये होल्स इधर जाते थे, उसकी वजह से मेजॉरिटी आता था। लेकिन अब ये तो होगा नहीं, अब ये तो काम करेगा नहीं, ये नहीं काम करेगा, केवल ये माइनॉरिटी वाले चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होगा, केवल इसकी वजह से करंट फ्लो होगा, वो इधर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो केवल इसकी वजह से करंट फ्लो होगा, चमक रहा। और ये जो करंट है, इस करंट को ही हम लोग, ये जो करंट, अब जो आईसी करंट होगा वो केवल ICO के बराबर होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा, चमक रहा है। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से करता हूँ, मतलब इसका जो सर्किट डायग्राम है वो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। ये जैसे PNP टाइप का है तो ये पहले तो ऐसे बना देते हैं, 3 वायर, यहाँ पर PNP है तो ये PN और P ऐसा है ना, ये एमीटर टाइप, ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो एमीटर में करंट अंदर की तरफ आता है, PNP में ये ऐसे बन गया, ये अंदर की तरफ आता है। इधर वाला पार्ट तो ओपन रख दिया, इधर वाले पार्ट को, ये P को नेगेटिव से कनेक्ट करके ये इस तरीके से बना दिया, ठीक है। ये आपका IC हो गई। तो इस टाइम पर जो IC का वैल्यू होता है वो किसके बराबर आएगा, इस टाइम पे IC का वैल्यू जो आएगा वो केवल ICO के इक्वल होगा, क्योंकि I मेजॉरिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ICO के बराबर आएगा।
चमका, करेक्ट है, समझ में आया ना। तो जब इनपुट वाला पार्ट ओपन हो, ओपन का मतलब इधर से करंट जो है वो जीरो हो, उस सिचुएशन में जो करंट मिलता है आईसी का वैल्यू या आउटपुट करंट जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट, क्षरण धारा बोल रहे हैं। और इस सिचुएशन में आईसी मेजॉरिटी जो होगा, आईसी मेजॉरिटी वो क्या है, जीरो हो जाएगा। आईसी मेजॉरिटी जीरो हो जाएगा तो आईसी किसके बराबर होता है, आईसीओ के इक्वल होता है। अब देखो मेरी बात सुनना, कॉमन बेस जो होता है उसके अंदर क्षरण धारा का वैल्यू अलग हो सकता है, कॉमन एमीटर में अलग हो सकता है, डिफरेंट होगा। तो ये इसको कि ये कॉमन बेस में बात कर रहे हैं क्षरण धारा की, तो इसके लिए हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं ICBO। ये तो बता रहा कि ICO है ये, लेकिन कब, जब बेस कॉमन हो, बी जो बीच में लिखा है वो कॉमन है। जब एमीटर वाला पार्ट कॉमन होगा तो ICO को कैसे लिखेंगे, ICEO, क्योंकि एमीटर कॉमन होगा, उत्सर्जक जब उभयनिष्ठ होगा वहां पे, तो ये वाला पार्ट इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया, ये क्लियर है। जिसने भी नहीं छापा है ये डायग्राम आप बना लेना और यहाँ पे ऐसे लिख लेना। ये क्या, कौन सा संग्राहक धारा है ना, संग्राहक धारा, कलेक्टर करंट। यहाँ पे कलेक्टर करंट ही तो आउटपुट करंट है ना, वैसे इसको निर्गम धारा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये निर्गम धारा है आपका, है ना। ये सिचुएशन आ गई, क्लियर है। तो ये है आपकी क्षरण धारा होगी। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्षरण धारा या लीकेज करंट जो है, लीकेज करंट क्या है यहाँ पे, इस सिचुएशन में ICO है और उसको ICBO लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग कॉमन बेस में बात कर रहे हैं, तो ये कॉमन बेस में आ जाएगा। ये दोनों डायग्राम बना सकते हो। ये तो सर्किट का डायग्राम हो गया, ये एक्चुअल जिस तरीके से जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो ये हो गया, ये सर्किट में हो गया, ठीक है। ये भैया ऐसा हो गया। ये जिसने नहीं छापा है ये छाप लेना। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे, वो वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है। तो देखो ये आपका एक नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी इसमें टाइम काफ़ी कम है। तो मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब जो जो टॉपिक इसके अंदर पढ़े हैं ना कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, सेम ये सारे टॉपिक हम लोग कॉमन एमीटर में पढ़ेंगे और फिर कॉमन कलेक्टर में भी पढ़ेंगे। कॉमन कलेक्टर पे इतना फोकस नहीं करते, क्योंकि उस पर ऐसा नहीं कि सवाल नहीं आ सकता, आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन कॉमन कलेक्टर वाला जो होता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एक्सपेरिमेंटली या एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उस पर फोकस नहीं करते। सिलेबस वाइज फोकस की बात नहीं कर रहा, वो यूजफुल कम होता है इसलिए उस पर इतना फोकस नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो ज़्यादा यूजफुल होता है वो होता है कॉमन एमीटर या फिर कॉमन बेस, सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है कॉमन एमीटर वाला। तो अभी हम लोग कॉमन एमीटर की बात करेंगे, ठीक है। ये आया समझ। तो देखो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में किसकी बात करेंगे, कॉमन एमीटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और हाँ, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स भी चालू कर रखी है, तो थर्मोडायनेमिक्स के वीडियोस भी आप देखते रहिए और उस पर भी फोकस कीजिए, साथ साथ सिलेबस होता रहेगा। और देखो एग्ज़ाम कब होंगे इसका कोई अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, बट कुछ 20-25 दिन पहले कुछ नॉर्म्स आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि मई के अंदर एग्ज़ाम्स हो सकते हैं आपके। उससे पहले तो ऑलमोस्ट चांस नहीं है कि उससे पहले होंगे, तो मई में एग्ज़ाम्स होंगे आपके, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम है 12th बोर्ड के, वो भी आगे के सक गए हैं, वो भी ऑलमोस्ट मई से होंगे। जो जनरली मार्च में होते हैं वो भी मई से होंगे। तो
पॉसिबिलिटी यही है कि मई से पहले आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, तो आपके पास में काफ़ी वक्त है, तो करते रहिए। और भी किसी को कोई भी डाउट वगैरह हो तो डाउट भी पूछते रहिए। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि डाउट आए नहीं, और वैसे लोग मुझसे पूछ भी नहीं रहे, तो मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि डाउट आ नहीं रहे। कुछ लोग डाउट पूछ रहे हैं, तो मतलब छोटे छोटे डाउट आते हैं कुछ लोगों के, तो 2-4 लोगों ने मुझसे डाउट पूछा है, तो हो सकता है कि और लोगों को आया ही नहीं हो, लेकिन अगर किसी को आ रहा हो तो डाउट पूछे मुझसे। और किसी को और कुछ भी, अगर जैसे आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके फ्यूचर के लिए भी आपको क्या करना है लाइफ में, आगे कंपटीशन में जाना है या मास्टर्स में जाना है, या कोई यूपीएससी के लिए जाना चाहता है, कोई अभी एयरफोर्स, नेवी, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप या किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो करते रहो साथ साथ में। वो भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। बीएससी इतना लोडेड कोर्स नहीं है कि आप इस पे इतना ज़्यादा फोकस करो, लेकिन लाइफ में अगर आपको इसी में एमएससी में जाना है तो बीएससी को अच्छे से पढ़ो, काम में आएगा आगे। किसी को कंपटीशन में जाना है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो उसके लिए भी साथ साथ प्रिपरेशन करते रहो। और अगर किसी को जानना है कि हमारे को कुछ इससे रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए, या कि किस वे में आगे स्कोप है इस चीज़ में, इस फील्ड में क्या स्कोप है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम लोगों को जितना पता है हम लोग आपको बताएंगे बेशक। और दिवाली कैसी रही आप लोगों की, आप मुझे बता सकते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और आईआईटी जेम, अगर किसी का आईआईटी जेम एमएससी करने का इरादा है, रिसर्च फील्ड में जाना है, या एमएससी करने का आईआईटीज़ के लिए कोई मूड बना रहा है, तो आईआईटी जेम के कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो उसको भी ट्राई करके देखें अगर आपको अच्छे लगते हैं या उस फील्ड में इंटरेस्ट है। पहली चीज़ है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो अगर इंटरेस्ट है तो एक बार ट्राई करके देखें। अगर आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं तो वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो जिस भी चीज़ के लिए फोकस कर रहे हैं वो करते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके।